दिस इज़ टीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़। और आज है हमारा डे 23। इससे पहले 22 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें, ठीक है। उसमें हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन किए हैं, टॉपिक के साथ साथ PYQs भी किए हैं उसी टॉपिक के, तो वो वीडियोज़ आप जरूर कंसीडर करें। और आज मैंने सोचा एक बार 2 सेशन आपके लूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का पेपर। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये 2018 का पेपर है। एक मिनट पेन ले लूँ। ये 2018 का पेपर है, दिसंबर 2018 का, ठीक है। तो एक बार ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये सेट M है हमारा, पेपर 2 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 साइंस के लिए डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में साइंस वाला जो पोर्शन है जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं साइंस के, इंक्लूडिंग पैडागोजी, तो वो सारे 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा एक पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस मैं क्या कर रही हूँ, आज तो 2018 का पेपर डिस्कस करूँगी ताकि आपको ये पता चले कि प्रीवियस पेपर जो होते थे वो किस तरह से पूछे जाते थे। प्लस एक पेपर हम करेंगे दिसंबर 2024 का, इससे जो नेक्स्ट वाला पेपर है दिसंबर 2024 का, ठीक है। पहले आज 2018 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं एंड नेक्स्ट विल डू दिसंबर 2024 का पेपर, ताकि आप दोनों पेपर के बीच में कंपैरिजन कर पाओ कि पहले का टाइम में जो क्वेश्चन थे वो किस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे, प्लस अब जो है लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉपिक तो वही है, सिलेबस वही है, सेम है सब कुछ, बट अब क्या है ना, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। सब कुछ सेम है, क्वेश्चन भी वही है, थोड़ा सा बस घुमा के पूछ रहे हैं। टॉपिक तो सेम है, पर थोड़ा सा चीज़ों को घुमा के पूछा जा रहा है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता जैसे कि पहले होता था। जैसे इस पेपर में आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको, काफ़ी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे हुए हैं। प्लस अगर आप जो नेक्स्ट वाला सेशन है दिसंबर 2024 का है उसमें देखेंगे ना, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा सा डिटेल्ड वे में है, प्लस थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोनों पेपर्स के बीच में आप कंपैरिजन करना और अपनी तैयारी उसी हिसाब से ही करना आप। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपना साइंस का पेपर, ठीक है। तो इसमें सारी पेपर मैं पूरा एज इट इज़ पेपर ही लेके आई हूँ। आज मैंने क्वेश्चन टाइप नहीं किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक फील आए पेपर वाला, दैट्स वाई मैं पेपर लेके आई हूँ, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे तो होंगे जिन्होंने कर भी रखा होगा ये पेपर सॉल्व, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो जिन्होंने किया है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन होते हैं आपको होता है, ये तो आपके क्वेश्चन हैं पैडागोजी के, ठीक है। फर्स्ट 30 क्वेश्चन तो पैडागोजी के होंगे। फिर जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें आपका मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। देखो ये पार्ट 2 है, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है आपके, मैथ्स प्लस मैथ्स की पैडागोजी आएगी, ठीक है। तो 30 to 60 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके होंगे मैथ्स के, इंक्लूडिंग पैडागोजी ऑफ मैथ्स, ठीक है। 60 तक फर्स्ट 30 पैडागोजी के एंड 30 to 60 देन मैथ्स। एंड फिर उसके बाद मैथ्स के बाद 30 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 से 90 वो होंगे आपके साइंस के, इंक्लूडिंग साइंस पैडागोजी। तो इसमें पैटर्न इस तरह से होता है कि जो 30 क्वेश्चंस हैं, सॉरी आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, 30 में से 20 क्वेश्चंस तो थ्योरी वाले होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिसमें 6 to 8 की NCERT से क्वेश्चंस लिए गए होते हैं। प्लस जो 10 मार्क्स होते हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस हैं वो पैडागोजी होती है, साइंस की पैडागोजी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें अब क्या कर रहे हैं, पैडागोजी के क्वेश्चन मिक्स करके बीच में आते हैं। पहले क्या होता था, जैसे अभी के पेपर में आप देखोगे 2018 वाले इस पेपर में, कि पहले थ्योरी है आपकी पूरी, उसके बाद लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो साइंस पैडागोजी के। बट अब रिसेंट ऐसा नहीं होता, बीच बीच में क्वेश्चन, बीच में आपको थ्योरी का मिल जाएगा, फिर पैडागोजी का मिल जाएगा, थ्योरी का मिल जाएगा। रेशियो यही रहती है 20+10 की, प्लस बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है। बट इस पेपर में जो ये 2018 वाला पेपर है, इसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन तो साइंस के ही हैं, साइंस की थ्योरी है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ साइंस पैडागोजी, लास्ट के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। फर्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर, कि सबसे लंबा सांप जो है संसार में पाया जाने वाला वो कौन सा है, वाइपर, एनाकोंडा, बॉस या रेटिकुलेटेड पाइथन। तो जो सबसे लंबा सांप है, लॉन्गेस्ट स्नेक है वर्ल्ड में पाया जाने वाला, दैट इज पाइथन, ओके, दैट इज अजगर। क्वेश्चन नंबर 62 इज, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है। जहाँ भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम देना है इस क्वेश्चन को, वहाँ मैं दूंगी। प्लस कुछ टॉपिक तो ऐसे, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जिनके टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये सिर्फ मैं जस्ट आपको थोड़ा सा पैटर्न दिखाने के लिए पेपर लेके आई हूँ। अभी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक रह रहे हैं, तो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे ऑफकोर्स। प्लस बट अब जो है ना,
अभी जो है अभी हम थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, पहले 2018 का, नेक्स्ट 2024 का, फिर उसका फिर से हम वही अपना जो टॉपिक वाइज कर रहे थे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स, या फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक ले लेंगे। सॉइल टॉपिक तक हमारा हो चुका है। सॉइल टॉपिक के PYQs मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम कर लेते हैं अब PYQ 2018 का क्वेश्चन पेपर। चलिए 61 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 इज योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज योगा क्यों किया जाता है दुनिया में, संसार के लोग जो हैं योगा क्यों कर रहे हैं, ताकि बिकॉज इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, इट कीप्स पीपल हेल्दी, इट इंक्रीज हंगर, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। सो इट्स राइट ऑप्शन इज सेकेंड, इट कीप्स पीपल हेल्दी, ठीक है। लोगों को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। दैट्स वाई जो लोग हैं आजकल ज़्यादातर योगा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 इज द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, तो वो डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दैट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और जो टॉपिक ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ आपको वो भी मैं ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊँगी, ठीक है। हाँ, कुछ नया टॉपिक होगा वो ऑफकोर्स मैं डिस्कस करूँगी, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बार बार उन चीज़ों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपने वो वीडियोज़ देखी होगी, तो आपको पता होगा कितने अच्छे से हमने सारी चीज़ें डिटेल में की हुई हैं। टॉपिक जो है एक एक टॉपिक हमने काफ़ी डेप्थ में किया हुआ है, ठीक है। मतलब आजकल के पैटर्न के हिसाब से हर चीज़ की हुई है हमने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा जो है जो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में जैसे पिकल्स हैं, जैम है, आपके चिप्स हैं, कोई भी चीज़ है उसको हम पैकेट्स में बंद कर देते हैं। मान लो जैम है ना, जैम का बॉक्स है, जैम का जो डब्बा है उसको उसमें हमने जैम डाल दिया, तो इसको हम ये जैम जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चले, ये ख़राब ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देते। तो यही पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी एक चीज़ है जो एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ सोडियम बेंजोएट, ओके। 64 का राइट ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 65 इज ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट जो है किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल की, कर्ड की, शुगर की, या कॉमन सॉल्ट की। तो आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन की है हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने फर्मेंटेशन का एक टॉपिक भी पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन पढ़ा है आपने। फर्मेंटेशन 2 टाइप्स की होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकेंड वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये जो फर्मेंटेशन है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस हो रही है। तो लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, आपको पता है जब हमारी बॉडी जो है हैवीली ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जो रेस्पिरेशन, जो हमारे ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। किस तरह से बनते हैं वो ATP मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूकोज है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब अगर हमारी बॉडी में आपने देखा जब हम काफ़ी रन करते हैं, ठीक है, तो हमारी लेग्स में या हमारे स्टमक में क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, एक्सेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण वो रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो फिर जब जगह पे जब हम क्रैम्प्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस जगह को अच्छे से मालिश करते हैं या गर्म पानी से सेक करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। जैसे ही हम नॉर्मल हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन है नॉर्मल हमें मिलता, हमारी बॉडी में हम नॉर्मल ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है लैक्टिक एसिड जो है बनना बंद हो जाएगा, और फिर उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। प्लस आप बोलेगा मैम इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता दी, क्वेश्चन क्या था और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे बेस्ड है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, यहाँ लिख देती हूँ, जो ग्लूकोज है उसमें अगर हम ईस्ट डालें, ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब हम ईस्ट डालते हैं ना उसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ग्लूकोज में अगर हम ईस्ट मिक्स करें, ये ईस्ट डालेंगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसी पे क्वेश्चन बेस्ड था कि जो ईस्ट है दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ईस्ट,
अल्कोहल की प्रोडक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर इज अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 66 इज माइटोकॉन्ड्रिया के आगे स्लैश लगा के लिखा एटीपी, सो राइबोसोम व्हाट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एक्चुअली, इट इज एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो है रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में आपको पता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन जो है बाइंड अप करेगा हमारे ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। तो जब ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, मिक्स होंगे, ये प्रोसेस सेल के अंदर ही हो रही है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये जो एटीपी है 32 एटीपी जो है, जब रेस्पिरेशन हो रही है, एक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी जो रिलीज होते हैं, 32 नहीं 38 एटीपी रिलीज होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी आज आपको, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है आज, थोड़ा सा शोर ज़्यादा आएगा, आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही चीज़ें थोड़ा सा, तो प्लीज़ मैनेज कर लो थोड़ा। क्या होगा, एटीपी कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, 38 एटीपीज़, कितने 38 एटीपी रिलीज़ होंगे एक सिंगुलर रेस्पिरेशन। मतलब एक बार जो रेस्पिरेशन हो रही है, मतलब जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब ऑक्सीजन है, जब ग्लूकोज के साथ वाइंड अप करेगा, तो वो जो है ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जब मिल के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी बनाएंगे, तो जो एटीपी है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 38। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये क्या है, हमें क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पर हम डायरेक्टली एनर्जी भी लिख देते हैं। एटीपी क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलके कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जिसको हम एटीपी कहते हैं। मतलब एक बार में 38 मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो रहे हैं। तो हमसे वही जो प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, कहाँ हो रही है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे इसलिए एटीपी लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो राइबोसोम क्या करता है, हमसे ये पूछा है। तो राइबोसोम क्या करता है, इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। राइबोसोम किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर 3 जो है, दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 इज, yes, question number 67, if the frequency of a simple pendulum is 2 hertz, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 hertz, how many oscillations will it complete in 16 seconds। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 2 hertz, ठीक है। और हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, टाइम कितना दिया हुआ है, 16 seconds। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 2 hertz, एंड टाइम कितना है 16, तो 16 टू 32 से ऑसिलेशन। तो कितने ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, 16 सेकंड्स में 32 ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, दैट इज 32। ओके, विच वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ केप्ट इन एयर। कौन सी ऐसी मेटल है अगर उसको हवा में रख दें तो बर्न करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी 2 मेटल्स हैं हमारी, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। तो इसमें से देखो सोडियम दिया हुआ है। सोडियम जो है ऐसा मेटल है जिसको अगर एयर में रखेंगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 69 इज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इसका इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, इज यूज्ड एज जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक सब्सटेंस है एक। और बेसिक सब्सटेंस जो बेस है, मान लीजिए हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, ठीक है। तो एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया ना मैंने आपको, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें हम बेस मिला देते हैं, तो क्या करता है, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या करता है, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और इसको एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड मतलब जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट हम यूज़ करेंगे, जिसे हम कहेंगे एंटी एसिड, ठीक है। दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है, फर्मेंटेशन एजेंट भी नहीं है, कि क्या है, एंटी एसिड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न विद पोप साउंड। कौन सी गैस है जो पोप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो है हाइड्रोजन। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, वहाँ डिस्कस करेंगे सारी इन डिटेल में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो पोप साउंड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो ये फोर्स का चैप्टर हम कर चुके हैं। 2 टाइप की फोर्स पढ़ी थी हमने, कॉन्टैक्ट है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पढ़ी थी एंड नॉन कॉन्टैक्ट, यहाँ लिख देती हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 टाइप्स की हमने पढ़ी थी कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन सी? मस्कुलर फोर्स जो थी दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड सेकेंड वन वॉज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं। दिस 2 आर कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट थी, मतलब इसमें चीज़ों को आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आना होता है, दूर दूर से भी आपस में मतलब फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट्स हैं, 2 मैग्नेट है आपके पास, तो उनको आपस में टच कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। उनको दूर दूर भी रखेंगे तब भी वो, अगर सेम पोल रखोगे तो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट पोल्स आमने सामने रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसके लिए इनको आपस में कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड वन वॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 3 टाइप की जो फोर्स हैं, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन सा है? तो ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, मस्कुलर फोर्स तो नहीं है ये, क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, ये तो ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 and 2, बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 इज डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या थाइमोसिन। अब ये टॉपिक भी हमारा रह रहा है हार्मोन्स वाला, ये भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन हार्मोन। आपने देखा होगा जिस पर्सन को अगर डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं इंसुलिन लेने, कि हम इंसुलिन लगवाने जा रहे हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इसमें से कौन सा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर किया था। तो कोल को तो हम कैसे सेपरेट करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू, जिसमें हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, कोक, कोलतार, कोल गैस। अगर ये हम बात करें कोल की, इफ़ यू टॉक अबाउट पेट्रोलियम, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यस। पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, अर्थ सरफेस के नीचे होता है, समुद्र के नीचे होता है। कैसे आता है वो मैंने सारा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स हो गया, केरोसिन हो गया, LPG हो गया, बिटुमिन हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती हैं। तो उसने पूछा है कौन सी जो चीज़ है जो प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। केरोसिन तो है, CNG नहीं है, पैराफिन वैक्स भी है, बिटुमिन भी है जो रोड वोड बनाने के काम आता है, बिटुमिन। CNG नहीं है। CNG क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल गैस। जब हम पेट्रोलियम जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोलियम है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पेट्रोलियम ऊपर समुद्र है, सी एरिया है, इसके नीचे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ड्रिल करके हम पेट्रोल को निकालते हैं। तो पेट्रोलियम के ऊपर ही यहाँ पे एक नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस। एक नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है। तो CNG जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल गैस, नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोलियम। तो इसने पूछा था कौन सा जो है फॉलोइंग जो है नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। CNG जो है दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। 73 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज CNG। 73
क्वेश्चन नंबर 74 इज रेड डेटा बुक कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ, एक बुक है दैट इज रेड डेटा बुक, तो उसमें किस चीज़ का रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है? तो रेड डेटा बुक में जो रिकॉर्ड होता है वो होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, बट येस ये अगर इनको प्रिजर्व करके नहीं रखा गया तो काफ़ी जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रिकॉर्ड है रेड डेटा बुक में, मतलब ऐसी स्पीसीज जो अभी ख़त्म नहीं हुई है बट हाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती हैं अगर हम उन्हें प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, दैट आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। फ्लोरा हम कहते हैं प्लांट्स को, फोना कहते हैं एनिमल्स को। तो रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 इज व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज थ्रेडेड? शूज़ के जो सोल हैं, शूज़ आपने देखा होगा नीचे से ना इस तरह उबड़ खाबड़ से होते हैं। ठीक है, ट्रेडेड मतलब उबड़ खाबड़ टाइप, प्लेन नहीं होता नीचे से शू। तो क्यों होता है? टू गिव द शू मोर प्रोटेक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन या टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज़। सो राइट ऑप्शन इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रिक्शन, कोई भी चीज़ ज़्यादा स्मूथ है, मान लो आपके पैर के नीचे केले का छिलका आता है तो अब आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा क्या, आप गिरते ही हो, है ना, क्योंकि जो केले का छिलका है काफ़ी स्मूथ होता है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हम जल्दी गिरेंगे। तो इसलिए जब हमारे स्लीपर्स या शूज़ नीचे से ख़राब हो जाते हैं तो हमारा पैर ज़्यादा स्लिप होता है ना। तो इसलिए शूज़ के जो नीचे का एरिया है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप बनता है, ताकि जब हम रोड पे चले तो हम स्लिप ना करें, ईजिली वॉक कर पाए। तो ये क्या करता है? फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। तो द राइट आंसर इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 76 इज सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर in a bottle and try to find whether it conducts electricity or not। सारिका ने एक बोतल ली, उसमें उसने क्या लिया? डिस्टिल्ड वाटर लिया। अब वो डिस्टिल्ड वाटर में देख रही है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। सो व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड? वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है इसके थ्रू कि इट इज़ गुड कंडक्टर, मतलब उसने क्या फाइंड आउट किया? इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन इंसुलेटर, इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर है। जो टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर में आइंस प्रेजेंट होते हैं, आइंस प्लस सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आइंस और सॉल्ट जहाँ भी जिस भी सॉल्यूशन में आइंस हैं, सॉल्ट्स है, एसिड है, बेस है, तो वो क्या करेगा? दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट अगर आइंस, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, आइंस नहीं है, सॉल्ट नहीं है, एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, वो सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। अब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज़ फ्री फ्रॉम आइंस, उसमें आइंस नहीं होते। डिस्टिल्ड वाटर में आइंस नहीं होते, नो आइंस, आइंस प्रेजेंट नहीं होते। दैट्स वाई जो डिस्टिल्ड वाटर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसीलिए जो लैब्स वगैरह में आपने देखा होगा हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं हमेशा। सो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उसने क्या फाइंड आउट किया सारिका ने? कि इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 77 इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन राइट नहीं है, ट्रू नहीं है, वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता है क्या होता है? ऐसा सर्किट जहाँ से, ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लो करे, है ना। ऐसा मान लीजिए कोई सर्किट है, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है, और ये हमारी बैटरी हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्किट जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट which can safely flow in the electric circuit. Second is there is a maximum limit of current which can safely flow in the electric circuit. Fuses are inserted in electric circuit of all the buildings. If the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. अच्छा, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, जो गलत है वो बताना है हमें, जो गलत है हमें वो बताना है। तो गलत क्या है कि देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यही देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, ये तो सही है, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में सब जो है ना वो फ्यूज़ लगे होते हैं। फ्यूज़ क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम लिमिट मतलब ज़्यादा करंट अगर फ्लो कर जाए तो वो क्या करेगा, फ्यूज़ जो होगा वो उड़, हम कहते हैं ना फ्यूज़ उड़ा है, तो फ्यूज़ क्या करेगा, एक्चुअली मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज़ है क्या एक्चुअली? इट इज़ अ वायर मेड अप ऑफ प्योर टिन या फिर एलॉय ऑफ कॉपर और टिन भी। कॉपर और टिन के एलॉय से भी क्या बनता है, फ्यूज़ बनते हैं, ठीक है।
तो ये जो फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो पूरे घर से कट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं कर पाएगी। आज के टाइम में तो MCB यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये यूज़ कर रहे हैं फ्यूज़ की जगह, जो क्या करता है MCB अपने आप ही डाउन हो जाता है। हैवी करंट अगर हैवी लोड आ जाए MCB अपने आप डाउन हो जाता है, ठीक है, फिर हमें जाके उसको ऊपर करना पड़ता है। तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है कि देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो आता है 220 वोल्ट का। Option number 3 is fuses are inserted in an electric circuit of all the building. Yes, this is also true. If the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. Yes, अगर safe limit से ज़्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा, फ्यूज़ डाउन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज नॉट ट्रू। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट जो है फ्लो कर सकता है वायर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। कौन सी जगह है जहाँ साइक्लोन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक्चुअली लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो गर्म हवा है, ठीक है, ये जो गर्म हवा है ऊपर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो गर्म हवा है वो हल्की हो जाती है, एक्सपेंड होने की वजह से वो हल्की हो जाएगी और हल्की हवा जो है ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और जो ऊपर से ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी। इस एरिया को कवर करने की, इस स्पेस को फिलअप करने के लिए जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे। तो ये जो जब ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी इन हवाओं की, जो लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है, ऊपर हाई प्रेशर एरिया। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से हवाएं, तेज़ हवाएं चलती है। तो उन्हीं तेज़ हवाओं को हम कहते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, उनको हम क्या करें, ठीक है। और ये जो साइक्लोन्स हैं कहाँ डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर फॉर्म होते हैं। ठीक है, कहाँ डेवलप होते हैं, ओशंस के ऊपर। तो ये इस तरह की हवाएं चलती हैं, ठीक है, तेज, तो जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइक्लोन। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग प्लेस है जो दैट इज़ अफेक्टेड बाय साइक्लोन, जहाँ पे ज़्यादातर साइक्लोन आते रहते हैं। तो ज़्यादातर साइक्लोन कहाँ आएंगे, एक्चुअली आपको पता है ज़्यादातर साइक्लोन आते हैं ईस्ट कोस्टल रीजन पे। और ईस्ट कोस्टल रीजन पे कौन सी जगह है इन चारों में से जो सिचुएटेड है, दैट इज़ पुरी। पुरी कहाँ है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे बसी हुई है। ठीक है, पूरी जो है ईस्ट कोस्टल रीजन पे है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे साइक्लोन आने के। ठीक है, तो 78 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 इज द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर। अर्थ पे जो सीजन चेंज होते हैं उसका मेन रीज़न क्या है। देखो, दो चीज़ें हैं, इतना तो आपको बताइए, हमारा सन है। ठीक है, पहले ये समझ लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सन है और ये हमारी है अर्थ, जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है ना। इस तरह से यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे चल नहीं रहा शायद इस साइड। ठीक है, यहाँ पे, फिर अर्थ यहाँ पहुँचेगी। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है ना वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब इस तरह से सर्कुलर नहीं है हमारी अर्थ इस तरह से टिल्टेड है। मतलब ये टिल्ट तो नहीं बनी, इस तरह से टिल्टेड है थोड़ी सी, इस तरह से। ठीक है, इसका ऑर्बिट इस तरह ऐसा नहीं है प्रॉपर, इसका ऑर्बिट इस तरह से है, टिल्टेड है थोड़ी सी अपनी एक्सिस से। ठीक है, यहाँ से इस तरह से टिल्टेड है। तो ये हमारी जो अर्थ है इस तरह से सन के इर्द गिर्द तो घूमती है, प्लस ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। ठीक है, अपनी एक्सिस पे भी। तो ये जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसी की वजह से डे एंड नाइट होता है। जो हमारे दिन रात होते हैं वो क्यों होते हैं, इस अर्थ के अपने रोटेशन के कारण। ठीक है, जब ये रोटेट कर रही है तो इसकी जो फ्रंट साइड है जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है तो वहाँ पे सुबह होगी, जो इसकी दूसरी साइड है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है तो वहाँ रात होगी। ठीक है, तो जब ये रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे तो डे एंड नाइट फॉर्म में होते हैं। सीजन का फॉर्म होते हैं जब अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करती है। और कितने दिनों में करती है, 365 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। कहते हैं ना, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया अर्थ ने, कितने डेज में कर दिया, 365 डेज में, जिसकी वजह से सीजन चेंजेस होते हैं। तो दो चीज़ें हैं, डे नाइट जो है अर्थ की अपनी रोटेशन की वजह से हो रहा है, और जो सीजन चेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं उसकी वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। और ये सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस से थोड़ी सी टिल्टेड है। अगर सेम ऐसी होती तो उसको हर जगह पे बराबर
सूरज की रोशनी मिलती, ठीक है। तो सब जगह एक ही सी सिचुएशन होती, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल होता, साउथ पोल होता, सदर्न हेमिस्फीयर है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सब जगह एक सा ही माहौल होता। बट यहाँ ऐसा नहीं है। देखो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, NH लिख देती हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होता है ना, जब अर्थ यहाँ पे है, सूरज की इस साइड है, मान लो यहाँ पे क्या होगा, ऑटम होगा, इस साइड क्या, सॉरी यहाँ पे कौन सा वेदर सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन है, एंड इस साइड साउथ पोल पे इस टाइम ऑटम सीजन है, ठीक है। फिर ये घूमती हुई यहाँ पहुँची, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, यहाँ समर सीजन होगा, और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम विंटर सीजन होगा। वहीं अगर यहाँ की बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो यहाँ पे भी ऑटम होगा और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन होगा। मतलब डिफरेंट सीजन चेंज होते रह रहे हैं। अगर जब अर्थ हमारी यहाँ पहुँच रही है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, तो उसकी दूसरी साइड में क्या है, विंटर के ऑपोजिट साइड में सदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर सीजन होगा। तो ये सीजन चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी अर्थ की, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, सीजन चेंज क्यों होते हैं, बिकॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जी नहीं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये जो एक्सिस है अर्थ की, इट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये अपनी जगह से टिल्ट है, इस तरह से नॉर्मल लाइन नहीं करता, इस तरह से टिल्टेड है एक साइड को, दैट्स वाई जो है सीजन चेंजेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 इज, देयर आर वेट अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 इज, देयर आर 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, 2 कॉलम दिए हुए, आपको मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी के पॉइंट से मैच करना है, ठीक है। इसने पूछा है कैनोपी, तो कैनोपी किसके साथ सही मैच कर रहा है। देखिए कैनोपी क्या होती है, ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज। तो कैनोपी क्या है, ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज को कहते हैं। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स कौन है एक्चुअली, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, आपने देखा ना, ह्यूमस को डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो डीकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है, मान लो कैनोपी को आपको पता है कि कैनोपी का तो पता है, बाकियों का आपको नहीं पता, तो इससे भी आप क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैनोपी का 4th है, तो ए का 4th कहाँ है, ये देखिए, फर्स्ट का 4th एक ही, ए का 4th एक ही जगह पे है, और वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इतना भी अगर आपको पता है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अपना टाइम आप सेव कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो। बट अभी हम तो सारे डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस क्या है, एक्चुअली डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। थर्ड का 1, देखिए थर्ड का 1 है, सेकेंड का 3rd है, और सी का 1st है। प्रोक्यूपाइन क्या होता है, एक एनिमल होता है, जो एक वाइल्ड एनिमल है, जिस पे आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे से कांटे से होते हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कांटे ही चुभेंगे, कोई इसको पास जाएगा तो प्रोक्यूपाइन। सो दैट इज वाइल्ड एनिमल। तो 80 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन 80 तक हो गया आपके पूरे साइंस की थ्योरी। अब आपकी साइंस पैडागोजी स्टार्ट है 81 to 90। वाई इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है एक्चुअली, आपको वो पता होना चाहिए। FA और SA आपने सुना होगा, FA एंड SA। FA क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड SA क्या है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, तो मेरे शब्दों को भी थोड़ा ध्यान से सुनना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है ना, ऑन गोइंग असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव क्या है, ऑन गोइंग असेसमेंट। जो बीच में हमारे टेस्ट होते रहते हैं, पेपर होते रहते हैं, जैसे होते हैं ना FA1 PA1 PA2 हो रहे हैं आज, तो पीरियोडिक टेस्ट जिनको हम कहते हैं, तो वो क्या है, ऑन गोइंग असेसमेंट है, जिसमें हम बच्चे की डायग्नोज करते हैं बच्चे को कि हमने जितना सिखाया है, टीचर ने जितना बताया है बच्चे को, क्या उससे समझ भी आया है वो या नहीं आया, मैं ऐसे ही आगे पढ़ाया जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया पीछे का, तो बच्चे को असेस करते रहते हैं। दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हम टाइम पे लेते रहते हैं ये देखने के लिए कि हाँ बच्चे को हमने जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया, तो हम बच्चे को डायग्नोज कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू। जो समेटिव असेसमेंट वो एंड में देते हैं, जो एंड में रिजल्ट आता है ना, फाइनल रिजल्ट, वो क्या है, समेटिव असेसमेंट है, ठीक है।
तो इसने पूछा है कि वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस. सो इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, और इट इज़ डायग्नोस्टिक. सो इट इज़ डायग्नोस्टिक, हम बच्चे को डायग्नोस करते हैं कि बच्चे ने वो सीखा भी है जो हमने सिखाया या वो नहीं सीख पाया. अगर हमें लगेगा कि हाँ बच्चे को ये चीज़ हमने टेस्ट लिया और बच्चे मैक्सिमम बच्चों को के मार्क्स कम आए उस टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस टॉपिक को फिर से, हमें लगेगा कि बच्चों को समझ नहीं आई ये चीज़, तो हम फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. बट समेटिव असेसमेंट में क्या है, फाइनल रिजल्ट हम बताते हैं बच्चे को कि भाई पूरे साल तुमने क्या किया, उसका रिजल्ट, उसके पेपर लेंगे एंड में और फाइनल रिजल्ट देंगे और बताएंगे कि तुम अगली क्लास में प्रमोट हुए हो, अगर अच्छे मार्क्स आए हुए हो या नहीं हुए. आजकल तो फेल वेल कुछ करते नहीं, प्रमोट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट अगर किसी बच्चे के कम आए तो फिर हम रीटेस्ट वगैरह लेके उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 82 इज़ वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स. जो साइंस फेयर हैं ऑर्गेनाइज क्यों किए जाते हैं स्कूल्स में? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन में हायर मार्क्स लेने के लिए हम स्कूल फेयर, साइंस फेयर लगवा रहे हैं. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. या टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं साइंस फेयर्स में भेज के, जी ऐसा भी कुछ नहीं है ना. टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स में उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको नर्चर करने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को साइंस फेयर्स में भेजते हैं उनकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. टू इवैल्यूएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों की क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है. Option 3 is right answer of this question. Question number 33 is, as a teacher, which one of the following do you find most appropriate for scientific approach to teaching? टीचिंग के लिए कौन सा जो मेथड है नीचे दिया गया जो साइंटिफिक अप्रोच को मतलब अप्रोप्रिएट है साइंटिफिक अप्रोच के लिए. क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कंसेप्ट्स इन द क्लास. बच्चों को कोई कंसेप्ट है, कोई डाउट है तो उसको आपने क्लियर कर दिया, ये साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट करेगा. या शो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बता दिया, स्मार्ट बोर्ड चला के दिखा दिया तो उनको समझ आ गया सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं है. गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया तो हम साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट कर सकते हैं. या फिर आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट, कि हम बच्चे को बोलेंगे कि जो भी हमने क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया है उस पर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ करने को बोले, ठीक है. तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने एसिड बेस एंड सोल्ट का ही चैप्टर पढ़ाया है बच्चे को, तो अगर हम उन्हें परफॉर्म करके बताएंगे या फिर बच्चे को कहेंगे कि आप फाइंड आउट करोगे कुछ 5 चीज़ों का नाम लिख के आना कि विच वन इज़ एसिड, विच वन इज़ बेस, तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उस चीज़ में और वो फाइंड आउट करेगा कि हाँ बिस एसिड, अगर एसिड है तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें लिटमस पेपर के थ्रू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा, नॉट ओनली लिटमस पेपर, कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, इंडिकेटर के यूज़ करके वो फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि कौन सा एसिड है, अगर एसिड है या बेस है, ठीक है. तो मतलब अलग अलग कोई भी टास्क दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एसिड बेस सॉल्ट, वो तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो कोई भी एक टास्क दे सकते हैं जिसमें बच्चा जो है हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करके सीखेगा कि, और वो ज़्यादा सीखेगा हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करके. तो ये जो है 4th ऑप्शन जो है, दिस इज़ राइट ऑप्शन. ये क्या कर रहा है, साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट कर रहा है, 4th ऑप्शन. तो 4th ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 84 इज़, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ. वट डज़ दिस मीन? अच्छा, जो NCF 2005 है ना, उसमें क्या है, उसमें कहा गया है कि गुड साइंस एजुकेशन है दैट इज़ वन विच इज़ ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लर्नर एंड ट्रू टू साइंस. क्या कहती है, ट्रू टू लाइफ, तो लिखा ही है ट्रू टू लर्नर, स्लोगन है इसका, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लर्नर एंड ट्रू टू साइंस. तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो स्लोगन ये है कि ट्रू टू लाइफ, इस ट्रू टू लाइफ का मतलब क्या है? तो ट्रू टू लाइफ का मतलब है कि ये क्या कर रहा है ना, बच्चे को एक्चुअली इन्वायरमेंट से जोड़ रहा है. ये क्या कर रहा है, बच्चे को इन्वायरमेंट से जोड़ रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है वर्ल्ड से, कैसे उसको मतलब दुनिया में उसको किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. तो वो सारी चीज़ें कहाँ वो हम बच्चे को सिखा रहे हैं. तो उसी को हम कह रहे हैं दिस इज़ ट्रू टू लाइफ, मीन्स साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, कि बच्चे को क्या कर रहे हैं हम
प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो कैसे जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकता है, कैसे वो चीज़ों को डील करना सीख सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन है साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड। साइंस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एंगेज कर दिया मीनिंगफुली, जी नहीं। साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंस शुड हेल्प इन लिविंग ईजी लाइफ, ईजी लाइफ जीने में वो हेल्प कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दिस इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। कौन सी एक क्वालिटी नहीं है साइंटिफिक एटीट्यूड की? ओपन माइंडेडनेस तो होनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो तो ओपन माइंडनेस आपकी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड अप्रोच टू प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके प्रति आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो राइट। हार्डवर्क, तो हार्डवर्क जो है इन चारों ऑप्शन में हार्डवर्क सबसे थोड़ा ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो नहीं होगा, क्योंकि हार्डवर्क से ज़्यादा अच्छा है स्मार्ट वर्क, है ना। स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। तो जो सही ऑप्शन है वो है ये तीनों, और हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो हार्ड वर्क इज़ नॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता ना, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। क्वेश्चन नंबर 86 इज हरी वॉन्ट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मैथड। हरी जो है अपने क्लास 6 क्लास के बच्चों को मोशन चैप्टर सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा है, तो कौन सा जो चारों में से बेस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो क्लास में से डिस्कस कर दिया, डिस्कशन क्लास में गए, डिस्कशन किया कि क्या है सर्कुलर मोशन, उसके थ्रू एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की, या एग्जाम्पल दे के, या डेमोन्स्ट्रेट करके। तो जहाँ पे भी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग आ जाए, जहाँ भी बच्चे को एक्टिविटी करके हम दिखाएंगे, वहाँ बच्चा जो है ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। तो जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहाँ पे भी बच्चा ज़्यादा एंगेज होगा, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करेगा, उसी ऑप्शन की तरफ आपको हमेशा जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। कौन सा जो है एक इम्पॉर्टेंट एम है साइंस को लर्न करने का? टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, की साइंस का हमें नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। या फिर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, साइंस के कंटेंट का हमने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ये जी नहीं। थर्ड, टू इम्बाइव द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स। इम्बाइव का मतलब होता है टू टेक इट, लेना, ग्रहण करना, कि ऑनेस्टी की वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी को ग्रहण करना। इंटीग्रेशन होता है कि जहाँ पे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करके सीखते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड लर्निंग भी चल रही है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके हम सीख रहे हैं, तो दैट इज़ इंटीग्रिटी। तो टू इम्बाइव द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी की वैल्यूज़ को ग्रहण करना, इंटीग्रेट इन कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स, और जो लर्नर्स हैं उनमें कोऑपरेशन की भावना, सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया तो मिल के वो कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे हम? तो ये जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, टू इम्बाइव द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द लर्नर्स। इससे क्या होगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। क्वेश्चन नंबर 4, टू हेल्प द फेलो कोलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, जी नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। बस 90 तक क्वेश्चन है, 88, 89 एंड 90 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन ही आते हैं आपके साइंस में। क्वेश्चन नंबर 88 इज द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स, जो CCE है, CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस, इसका क्या मतलब है? देखो, जो समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ CCE। CCE जो है ना, CCE जो है ना, वो खुद में ही काफ़ी वास्ट है। ये खुद में ही एक काफ़ी बड़ी कैसे बताऊँ, मतलब एक काफ़ी बड़ी वास्ट एक टेक्निक प्रोसेस है। इसी के अंडर में ये समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट आते हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू इट, ये क्या करता है, इट एक्चुअली एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, हाँ शायद ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, बच्चे के सारे ओवरऑल एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट कर रहा है। ये सिर्फ समेटिव फॉर्मेटिव, इसके अंडर सिर्फ समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं आ रहे हैं, ये एक वास्ट प्रोसेस है जो बच्चे के सभी एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट कर रही है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज़, एवरीथिंग जो या समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट है करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ जाती है हमारी
जैसे जो बच्चा कभी हम एक्टिविटीज़ करा रहे, जैसे कोई डांस कंपटीशन हो रहा है या क्विज कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी CCE के अंडर ही आएंगी। एज समेटिव और फॉर्मेटिव भी इसके अंडर आ रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर आ रही हैं। तो ये क्या है, बच्चे को इवेल्यूएट करता है इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इन साइंस मीन समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। जी नहीं, नॉट ओनली समेटिव एंड फॉर्मेटिव, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट, बार बार टेस्ट लें उसको कहेंगे। जी नहीं, रूटीन एक्टिविटीज़ की हमको एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कराते कर रहे साथ साथ। ऑप्शन नंबर 4 जो है, इवेल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, ये क्या हर एस्पेक्ट को इवेल्यूएट करता है CCE। दिस इज इट इंक्लूड्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग। मतलब कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड, इमोशनली जो चीज़ें हैं, या साइकोमोटर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी हम क्लास में बच्चे को करा रहे हैं, दैट कम्स अंडर CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, ठीक है। और ये एक ऑन गोइंग इवेल्यूएशन है बच्चे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कौन सा एक स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 6 स्टेप्स हैं इसके, जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम है क्या। आइडेंटिफाई कर ली, फिर उसको हम विजुलाइज करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उसको विजुलाइज करेंगे। थर्ड स्टेप में करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ गोल्स हम सेलेक्ट करेंगे कि कैसे सेलेक्ट गोल्स क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। फोर्थ हम क्या करेंगे कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है वो उस पर अप्लाई करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन को हम अप्लाई करेंगे। ये राइट डाउन कर सकते हो आप नोटबुक में। बाकी हम जब साइंस पेडागोजी डिटेल में करेंगे तब ये सारी चीज़ें मैं वहाँ आपको करवाऊँगी। ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के कुछ पॉइंट्स हैं। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं। फिफ्थ इज इवेल्यूएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे। जो रिजल्ट आया, आउटकम आया, उसको इवेल्यूएट करेंगे। और 6 में फिर हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। 6 में क्या करेंगे, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे। और इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास सीड है, कुछ सीड्स हैं कुछ प्लांट्स के, उसको हमने 2 तरह की पार्क में ग्रो किया। पार्क ए मान लो ये, एंड ये मान लो पार्क बी है, ठीक है। हमने देखा, हमने दोनों प्लांट्स में सेम सीड्स ग्रो किए, ठीक है। कुछ सीड्स दोनों में सीड्स ग्रो कर दिए। अब हमने देखा एक साइड में सीड ग्रो कर गए, एक साइड में सीड्स ग्रो नहीं करे, ठीक है। अब इस साइड सीड्स ग्रो नहीं करे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम हुई तो हुई क्या एक्चुअली, फिर उसको विजुलाइज करेंगे। फिर कुछ गोल सेलेक्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम इस प्रॉब्लम को, मतलब क्यों हुई होगी ये प्रॉब्लम। फिर उसके बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि हो सकता है हम इसमें ये डालें तो काम कर जाए। फिर हम इन चीज़ों इस सॉइल पे इस चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। फिर हम सॉइल चेंज करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि अगर हमने सॉइल चेंज कर दी तो वो प्लांट जो है ग्रो कर गए। तो इसी तरह से हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि हाँ हो सकता है नहीं, मतलब हो सकता है कि जो सॉइल थी, सॉइल में ही प्रॉब्लम थी, या सीड्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ समझाने के लिए कि कैसे कैसे हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, कुछ गोल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फिर उस प्रोसेस जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो आउटकम आया है हमारे पास, उसको इवेल्यूएट करेंगे। फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि अच्छा हाँ, फाइनल कंक्लूजन हम ये निकाला कि हाँ ये जो सॉइल थी या फिर ये सीड्स थे, ये कुछ सीड्स हमने ख़राब जो है सो कर दी थी इसलिए नहीं हुआ, या फिर ये सॉइल जो है ये सॉइल ख़राब है। हम इस कंक्लूजन पे भी पहुँच सकते हैं कि ये जो सॉइल है इन सीड्स के लिए ज़्यादा लोमी सॉइल चाहिए थी, हमने सैंडी सॉइल यूज़ कर ली। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से इन स्टेप्स को आप याद रख सकते हो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का स्टेप नहीं है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ एनालॉगी स्ट्रेटेजी इन साइंस। साइंस में जो एनालॉगी स्ट्रेटेजी है उसका एक स्टेप है, इन चारों में से एक स्टेप एनालॉगी स्ट्रेटेजी का है। पर वो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनालॉगी स्ट्रेटेजी एक्चुअली है क्या। एनालॉगी स्ट्रेटेजी क्या, एनालॉगी क्या मतलब होता है। एनालॉगी का मतलब होता है कंपैरिजन करना। एनालॉगी क्या है एक्चुअली, कंपैरिजन। तो एनालॉगी स्ट्रेटेजी क्या है, हम क्या करते हैं ना,
कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन विच वन इज़, मतलब हम सिमिलैरिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं जिसमें वन जो है दैट इज़ फैमिलियर, वन जो है फैमिलियर है जिसका हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, बट जो सेकंड वन है जो न्यू चीज़ है उसका हमें नहीं पता वो क्या है। तो जो हमें पता है जिसके लिए हम फैमिलियर हैं उसको हम कहते हैं एनालॉग, उसको हमने नाम दे दिया एनालॉग। और जो सेकंड चीज़ है हमारे, मतलब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें से जो एक चीज़ है उससे तो हम फैमिलियर है, उसका तो हमें पता है कि ये क्या है, उसे हम कहेंगे एनालॉग। जो सेकंड है जिसे हमें नहीं पता, जो न्यू स्टफ़ है, न्यू चीज़ है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसका हमें नहीं पता, तो उसको हमने नाम दे दिया टारगेट। ठीक है, इतना समझ आ गया। एनालॉग का मतलब तो कंपैरिजन होता है, इतना समझ आ गया। अब एनालॉगी स्ट्रेटेजी क्या है, जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें से एक चीज़ से तो हम फैमिलियर हैं, उसको तो हम जानते हैं, जिसे हम एनालॉग कह रहे हैं। एक चीज़ हमारे लिए नई है जिसको हम नहीं जानते, दैट इज़ कॉल्ड टारगेट, उसे हम कह रहे हैं टारगेट। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं एनालॉगी स्ट्रेटेजी के। वो क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, टारगेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, टारगेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो टारगेट तो समझ आ गया ना क्या है। जो सेकंड चीज़ है जो नई है, हमें नहीं पता वो क्या है। मान लो हमारे पास दो चीज़ें हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मान लो मेटल्स का तो हमें पता है कि क्या है, ठीक है, और नॉन मेटल्स हमें नहीं पता क्या है। मेटल्स को हम बोलेंगे एनालॉग, क्योंकि मेटल्स का तो हमें पता है, बट नॉन मेटल्स का मान लो हमें नहीं पता, तो हमने इसको बोल दिया ये हमें तो पता नहीं, तो हमने इसका नाम दे दिया टारगेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या, हम टारगेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब नॉन मेटल्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि कार्बन नाइट जो भी गैसेस हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, टारगेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, एनालॉगस सिचुएशन। एनालॉगस सिचुएशन में क्या होता है ना, हम कंपेरिजन करते हैं दोनों के बीच में, फैमिलियर जो एनालॉग है और टारगेट है, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सेकंड स्टेप कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड कि मेटल्स हार्ड है, शाइनी है, नॉन मेटल्स जो है शाइनी नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते। तो इस तरह से हमने दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, कंपैरिजन किया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फीचर्स ऑफ एनालॉग मॉडल। जो एनालॉग है हमारे पास, जैसे एनालॉग जिसको हम जानते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। जैसे मान लो मेटल को हमने एनालॉग कंसीडर किया, तो फीचर इसके एनालॉग मॉडल, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे हम कि हाँ ये शाइनी होता है, ये सोनोरस होता है, जब इसको बजाते हैं मेटल्स को तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और काफ़ी हार्ड होता है। तो इस कुछ एग्जांपल्स देंगे कि जो जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल दे दी, फीचर्स बता दिए हमने एनालॉग मॉडल के। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, मैप आउट सिमिलैरिटीज़, उन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो बताएंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वो हम बताएंगे। कोई भी चीज़ मेटल नॉन मेटल का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, दोनों की हमने क्या बता दी, सिमिलैरिटीज़ बता दी। जैसे दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी होगी, हम बताएंगे कि दोनों जो है एक एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, हमने एक सिमिलैरिटी बता दी कि दोनों एक एटम से मिलके बने हैं। तो वैसे ही मैप आउट सिमिलैरिटी का मतलब होता है प्लान द डिटेल्स ऑफ समथिंग। ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, प्लान आउट कर रहे हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी। ठीक है, तो कौन कौन से 5 स्टेप्स बताए मैंने, 4 बताए अभी। तो फर्स्ट क्या, टारगेट करेंगे जो टारगेट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकंड में उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, उनके फीचर्स को, एनालॉग मॉडल के जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, मैप आउट सिमिलैरिटीज़, फिर एनालॉग फीचर्स, और जो हमारा सेकंड टारगेट है, एनालॉग और टारगेट दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है फिर हम वो बताएंगे। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों में, और हमने मतलब क्या फाइंड आउट किया। हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो मेटल्स हैं वो तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल्स तो शाइनी है, नॉन मेटल्स शाइनी नहीं है। और जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जो हैं गैसेस हैं वो होती हैं। तो इस तरह से हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है,
तो जो एनालॉगी स्ट्रेटेजी है उसको हम कैसे, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके 5 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट इज टारगेट को इंट्रोड्यूस कराना, सेकंड इज एनालॉगस सिचुएशन मतलब कंपैरिजन करना, थर्ड इज फीचर्स ऑफ एनालॉग मॉडल, एनालॉग मॉडल के क्या फीचर्स हैं, फोर्थ इज मैप आउट सिमिलैरिटीज एंड फिफ्थ वन इज ड्रॉ कंक्लूजन। तो इसमें से इसने यही पूछा है कि जो चारों हैं इनमें से कौन सा जो है एनालॉग स्ट्रेटेजी का एक स्टेप है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मैप सिमिलैरिटीज, जो फर्स्ट ऑप्शन है मैप सिमिलैरिटीज़ वो राइट ऑप्शन है, ये हमारा स्टेप है। बाकी के जो है ये हमारे स्टेप्स नहीं है। प्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्शन, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन, ये हमारे स्टेप नहीं है। राइट ऑप्शन जो है दैट इज़ मैप सिमिलैरिटीज़। तो 90 का जो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। दिस इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये 90 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पेपर के साथ जो होगा दिसंबर 2024 का पेपर, ताकि आप दोनों पेपर्स के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाओ। ठीक है, कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी उस हिसाब से ही करें। उसके बाद जो हमारे टॉपिक अभी लेफ्ट आउट है वो सारे टॉपिक हम 1 by 1 विद PYQs कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। ठीक है, और ये आगे का पेपर इंग्लिश और हिंदी है, इसमें SST वाले पेपर भी है इसमें, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का है। ठीक है, तो मतलब SST वालों का भी साथ ही पेपर आता है, एक साथ ही आता है। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो अपने साइंस का पेपर करते हैं, साइंस और मैथ्स का, और जो SST वाले वो अपने SST का पेपर करते हैं। उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में इंग्लिश पार्ट 4 और 5 जो है इंग्लिश और हिंदी का होगा। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो होगा। तो टोटल हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। ठीक है, साइंस का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।